अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज तहरीक इंसाफ ने पिछले 2 साल की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी, सबसे एग्रेसिव और सबसे इफेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। मीडिया माइलेज शायद नेशनल मीडिया पर उस लेवल पर नहीं मिली, लेकिन डिजिटल मीडिया के ऊपर हर जगह तहरीक इंसाफ का ये प्रेशर छाया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसकी डिटेल्स क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब जमीन गर्म करने वाली मशीन, अब इतलान अर्ज है कि उस साइड पे नहीं, इस साइड पे है। वो मशीन कितनी इफेक्टिव हो सकती है, इनके शफात उनके बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो बातें कर रहे हैं उसके ऊपर कितने दिन तक कायम रहेंगे? क्या इससे तहरीक इंसाफ को फायदा हो सकता है? खान साहब ने उन्हें वेलकम किया है, उनकी बातों को वेलकम किया है, लेकिन पीटीआई को इससे फायदा हो सकता है या आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात का शिकार ये पीटीआई को कर सकती है? इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। कल यानी हफ्ते के रोज सुबह से ही बड़े पुरअमन एहतजाज की कॉल है। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ शख्सियात इसको लीड करेंगी। कौन सी शख्सियात किन किन शहरों से किस किस तरह से लीड करने जा रही हैं वो डिटेल शेयर करूंगा। और पब्लिक जो निकल रही है उनके लिए कोई मैसेज है नहीं है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा अब 25 करोड़ अवाम है, दूसरी तरफ सिस्टम है। या तो अवाम 25 करोड़ वो सिस्टम के आगे सरेंडर करेगी या सिस्टम 25 करोड़ अवाम के आगे सरेंडर करेगा। इसके अलावा बीच वाला कोई रास्ता नजर नहीं आता। ये जो टग ऑफ वॉर है ये कितने दिनों तक चल सकती है, इसके नतायज क्या निकल सकते हैं? पाकिस्तान को बतौर न्यूक्लियर पावर एंड इस्लामिक रिपब्लिक इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या इकदाम उठाने चाहिए, डिटेल से शेयर करूंगा। इसकी गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों वर्कर्स ने आज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में खड़े होकर आजाद उम्मीदवारान और बड़ी बड़ी शख्सियात के हमरा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। बड़ी इफेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। दूसरी तरफ अता तारड़ एंड कंपनी बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मीडिया माइलेज नेशनल मीडिया के ऊपर उनको ज्यादा दिखाया गया, लेकिन एक बात तय है कि इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म है। काफी दिनों के बाद आज पहली मर्तबा महसूस हुआ कि जो उम्मीदवारान जीते या हारे हैं उन्होंने बैठकर सिस्टम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया है। इसके अलावा दूसरी कोई ऑप्शन हो नहीं सकती। पहले से किया हुआ है, लेकिन आज लगा कि वो डर, वो खौफ थोड़ा सा कम है। तो इसके अंदर से क्या निकल सकता है? क्या कल का जो एहतजाज है वो कोई रंग लाएगा? लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल की कनेक्टिविटी एक और सिचुएशन जुड़ी हुई है और वो है मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब पै दर पै मुख्तलिफ तरीकों से जमीन गर्म कर रहे हैं। अभी कल जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें इंकशाफात दर इंकशाफात थे। वैसे तो कोई इंकशाफात नहीं थे। इमरान खान साहब ने मेरे इंटरव्यू में आज से तकरीबन 1 साल पहले ये बात डिटेल में कह दी थी कि किसके कहने पर तहरीक अदम एतमाद आई, किसने आज़ाद उम्मीदवारान और वो जो मखलूक हुकूमत के अरकान थे उनको तुड़वा कर पीडीएम में शामिल करवाया। ये सब इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से कहते आ रहे हैं। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से ये वाली बात एक ऐसे मौके के ऊपर जबकि इलेक्शन साफ नजर आ रहा है कि रिग्ड हो चुके हैं, उस मौके के ऊपर इन इल्जामात का दोबारा दोहराना ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है पीटीआई के लिए। ये एक चार्जशीट है सिस्टम के अगेंस्ट। उसी तरह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को खुलासी दिलवाने के लिए, लाइक साइफर केस हो गया, तोशा खाना केस हो गया, इसके अलावा मुतअद्दिद मुकदमात हैं, उनको दबरदूज करके रख दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौलाना साहब की प्रेजेंस पीटीआई के लिए इफेक्टिव रहेगी या आने वाले दिनों में वो सीधा चलते हुए एक और यू टर्न ले लेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। मौलाना साहब की जो हिस्ट्री है, जो तारीख है, वो यही है कि जैसे ही उनका मकसद पूरा होता है वो बैकआउट कर जाते हैं। अब मकसद कितना बड़ा है? मकसद वाकईतन उनको इंसल्ट फील हुई है सारी सिचुएशन में, उनकी बात नहीं मानी गई, या मकसद वाकईतन एक दूसरी जमात के साथ अलायंस करके उनको खुदे लाइन लगवाना है? ये बड़ा डिटेल पॉइंट है क्योंकि इस सारे मामले में तहरीक इंसाफ को एहतियात बहरहाल बरतने की जरूरत है, क्योंकि ओपन एंडेडली उन्होंने मौलाना साहब को साथ मिलाया है, उनकी हिमायत का ऐलान किया है। मौलाना साहब ने उनके कैंडिडेट्स की हिमायत का ऐलान किया है और फिर कल के एहतजाज की भी हिमायत का ऐलान किया है। तो ऑलरेडी एक बड़ा वाकया हो चुका है 9 मई को। तो खुदा ना ख्वास्ता सिर्फ बात की बात या ये फिर जो इफेक्टिव पोजीशन है ये इनइफेक्टिव में तब्दील होने में कोई देर नहीं लगती। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हालात को देखना होगा। अच्छा जी, अब जो सेकंड पार्टी है जिसके ऊपर इल्जामात लगाए हैं
مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ان سے متعلق آج انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری شائع کی ہے۔ انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری آج دا نیوز میں اور جنگ اور جیو میں چھپی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ اور فیاض حمید کی دو ٹوک الفاظ میں فضل الرحمان کے بیان کی تردید۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید نے دو ٹوک الفاظ میں مولانا فضل الرحمان کے بیان کی تردید کی ہے۔ سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے قریبی ذرائع نے مولانا کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جے یو آئی امیر کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے حقائق درست کر لیں، کیونکہ جنرل فیاض حمید عدم اعتماد کی تحریک پیش کیے جانے سے کئی ماہ قبل آئی ایس آئی چھوڑ چکے تھے۔ مولانا صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ جس وقت عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی، اس وقت جنرل فیاض حمید کور کمانڈر پشاور تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنرل فیاض نومبر 2021 میں اسلام آباد سے جا چکے تھے۔ جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع کا کہنا تھا کہ سابق آرمی چیف کی مولانا سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی تھی۔ ایک ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب مولانا اس وقت کے آرمی چیف کے گھر اس وقت ملنے گئے جب مولانا عمران خان کے خلاف لانگ مارچ کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ملاقات ناخوشگوار رہی تھی۔ جنرل باجوہ کی دوسری ملاقات مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 26 مارچ 2022 کے دوسرے کئی اپوزیشن رہنماؤں کی موجودگی میں ہوئی تھی، جن میں شہباز شریف، بلاول بھٹو، اختر مینگل، شاہزین بگٹی اور خالد مقبول صدیقی موجود تھے۔ ملاقات میں ایک اہم جنرل بھی شامل تھے۔ ذریعے کا کہنا ہے کہ دونوں فوجی جنرلوں نے اپوزیشن جماعتوں سے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر ملاقات کی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک واپس لی جائے۔ باجوہ کے قریبی ذریعے کا کہنا تھا کہ دونوں جنرلوں نے اپوزیشن رہنماؤں پر زور دیا کہ عمران خان کو اپنی مدت مکمل کرنے دی جائے۔ ذریعے نے کہا کہ جب اپوزیشن رہنماؤں نے کسی طرح کی لچک نہ دکھائی تو ان سے کہا گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لی جائے اور اس کے بدلے عمران خان انتخابات کا اعلان کر دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں جنرلوں کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے طلب کر کے اپنی حکومت عدم اعتماد کی تحریک سے بچانے کے آپشن پر بات کی تھی اور چند اہم وزراء کی موجودگی میں مختلف آپشن پر بات ہوئی تھی۔ اسی ملاقات میں جنرلوں سے کہا گیا تھا کہ اپوزیشن والوں سے رابطہ کریں تاکہ حکومت کو عدم اعتماد کی تحریک سے بچایا جا سکے۔ ذریعے نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کہا کہ سابق آرمی چیف حلفیہ طور پر مولانا کے بیان کی تردید کے لیے تیار ہے اور توقع کرتے ہیں کہ مولانا بھی اس بارے میں حلفیہ بیان دیں گے تاکہ سچ آمنے آ سکے۔ جنگ اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے انصار عباسی صاحب نے۔ معاملہ سارا یہ ہے کہ اگر اتنی ہی بڑی بات ہے، یعنی اگر حلفیہ بیان کے ساتھ اس چیز کی تردید کرنا مقصود ہے، تو جن کے اوپر الزام ہے ان کو براہ راست آ کر اس بیان کو کے اوپر رد عمل دے دینا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ وداؤٹ اینی ڈیلے اور ٹو دا پوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے مولانا صاحب کا، اور ندیم ملک صاحب کے شو میں انہوں نے بولا، تو اتنا بڑا الزام ہے اور ایک ایسے شخص کا جو کہ پارٹی رہا اس ساری سچویشن میں، پارٹی رہا۔ مولانا صاحب پی ڈی ایم کے اس وقت سربراہ تھے، تو اگر وہ الزام لگا رہا ہے تو یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے، اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے جی، ایک اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ انتخابات جو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے درخواست سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ ملک بھر میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ شہری علی خان نے انتخابات میں دھاندلی کی بنیاد پر ملک میں دوبارہ انتخابات کرانے کی استدعا کی تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 19 فروری کو کیس کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی 3 رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی شکایت سامنے آئی ہے۔ دھاندلی کی شکایات پاکستان تحریک انصاف، اے این پی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، نیشنل پارٹی اور دیگر جماعتوں کی جانب سے سامنے آئی ہیں۔ اچھا، بات یہیں پر نہیں رکتی ہے، بھٹو جو ریفرنس تھا وہ بھی 20 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، تو اچانک سے سماعتیں بھی تیز ہو گئی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے ملک گیر ہڑتال کی۔ ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے۔ کل صبح سے ہی، یعنی تقریباً 11 بجے صبح سے شام تک ملک گیر احتجاج، پرامن احتجاج، سوری میں نے ہڑتال کا لفظ استعمال کیا، پرامن احتجاج کی کال دی گئی ہے اور اس میں ریکویسٹ کی گئی ہے کہ پبلک نکلے۔ اب یہ ان جنرل کیسے سپورٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ کوئی بڑا واقعہ خدا نہ خواستہ ہونے سے بچنے کے لیے تحریک انصاف کیا اقدامات کرتی ہے، نظریں آنکھیں کس طرح کھلی رکھی جائیں گی، کیونکہ آلریڈی یہ بہت بڑے سیٹ بیک سے پاکستان تحریک انصاف گزر چکی ہے، تو یہ والی چیز مد نظر رکھنا ہوگی۔ آج کے ٹاپ ٹرینڈ شامل کرتے ہیں جی۔ آج کے ٹاپ ٹرینڈز اس وقت نمبر 1 پہ جو ٹرینڈ کر رہا ہے وہ ہے ڈیزل یہودی بھائی بھائی۔ ٹاپ ٹرینڈ نمبر 1۔ نمبر 2 is سلمان اکرم راجہ۔ نمبر 3 is جتنا دباؤ گے اتنا ابھریں گے۔ نمبر 4 is پاکستان کو نواز دو، اینڈ نمبر 5 is ریسٹ ان پیس۔ یہ آج کے ٹاپ ٹرینڈز ہیں۔ اچھا، آج کی تصاویر میں شامل کرتا ہوں جناب، بولتی تصاویر۔ پہلی بولتی تصویر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ان خاتون کا نام
अलीमा खान है। ये पाकिस्तान के इस वक्त के सबसे पॉपुलर और सबसे एक्सेप्टेबल पब्लिक के अंदर लीडर इमरान खान साहब, कैदी नंबर 804 जो जेल के अंदर मौजूद है, उनकी बहन है, यानी हमशीरा है। डायरेक्ट कई इल्जामात का शिकार रही हैं माजी में। अभी ये बहन नहीं है जो अपने भाई की जिंदगी की जंग लड़ रही है। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 100 से ज्यादा जीतने हारने वाले कैंडिडेट्स फॉर्म 45 के मुताबिक उन्होंने कंडक्ट किया। टॉप सीट के ऊपर रेहाना डार बैठी थी, उनके इर्द गिर्द जो थे वो मुख्तलिफ शख्सियात मौजूद थी, लेकिन एक ऐसा पॉपुलर शख्स जो साबिक वजीर आजम और फिर इस वक्त लोगों के दिलों की धड़कन बना हुआ है, उसकी बहन बजाय इसके कि वो टॉप नॉच सीट के अंदर बैठी होती, जो कि इस मुल्क का कल्चर है, वहां से हटकर सामने चटाई के ऊपर बैठी हुई दिखाई देती हैं। तो इससे बढ़कर इटसेल्फ चेंज कोई हो नहीं सकता, और अगर ये कोई मानने को तैयार नहीं है तो वहां जाकर देख ले। मैं 26 नवंबर 2021 के उस जलसे के अंदर मौजूद था। आई रिमेंबर इट वाज 2022, यस 2022, 26 नवंबर 2022 जो मैं इनिशियली होके आया था जेल से, उसमें मैं मौजूद था। तो उसमें मैंने देखा कि अलीमा खान साहबा वहां पर भी नीचे चटाई के ऊपर बैठी हुई थी और वहां पर कूड़ा साफ कर रही थी। जो लोगों ने गंद फैलाया था वो साफ कर रही थी। भले ये सिंबॉलिक हो, भले ये कुछ भी हो, लेकिन इसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। इसने हमारे मुल्क के वीआईपी कल्चर की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और इट इज हाईली एक्सेप्टेबल बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सेकंड बोलती तस्वीर, दूसरी बोलती तस्वीर, ये मुलाजा कीजिएगा, ये मौलाना फजल रहमान साहब हैं। इन्हें अल मारूफ डीजल के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इनकी फोटोशॉप एक पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं बड़ा टाइम लगाकर हमने नूरानी किया है इनको। तो अब वो जो भी शख्स पेट्रोल पंप पर टंकी फुल करवाने जाता है तो वहां कहता है अलहाज मोहतरम डीजल साहब दामत बरकाता हमसे टंकी फुल कर देंगे प्लीज। तो अब सिचुएशन ये हो गई है, लेकिन इनसे बहरा कैफ मोहतात रहने की जरूरत है। आज का मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट वायरल बयानात। वायरल बयानात यानी कैसे कर लेते हो यार। से पहले डिस्क्लेमर, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत ज्यादा बुरी लगती है तुम सानू की, कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहला वायरल बयान मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि तराजू के पलड़े बराबर करने का कहा था, यह नहीं कि सारा झुकाव हमारी तरफ हो जाए, ऊपर आ जाए हमारे लिए और दूसरा पलड़ा बिल्कुल नीचे चला जाए। बड़े बेवक्त होकर आप जो है ना, बड़े बेवकत और बेवक्त होकर आप ये वाले स्टेटमेंट देते हैं। जिस वक्त देने की जरूरत थी उस वक्त आपने दी नहीं है। कैसे कर लेते हो मोहम्मद जुबैर साहब, कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, फैसल बाउडा, मौलाना फजल रहमान ने जारहाना गुफ्तगू की, उम्मीद है जरदारी उन्हें मना लेंगे। एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि मौलाना साहब का जो बैकग्राउंड है, जो उनकी हिस्ट्री है, वो यही बताती है जैसे उनके मकासद पूरे हो जाते हैं वो बैकआउट कर जाते हैं। ये कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेंट पहुंचाने की कोई साजिश ना हो, इसको मद्देनजर रखना होगा। कैसे कर लेते हो यार। आगे ख्वाजा आसिफ साहब, हमारी अवलीन अलहैज जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, हमारी अवलीन जिम्मेदारी रोल मॉडल बनकर अवाम की आला अखलाकी तरबियत है। हम अपने अमाल से उनकी अखलाकी गिरावट का इंतजाम कर रहे हैं। तो अमाल यार, कैसे हाजी बन जाते हो यार तुम, मतलब सोचो सही आप जरा। ये वो लोग हैं जिन्होंने शब खून मारा है किसी के मैंडेट के ऊपर, और ये अमाल, अखलाकियात, दीनियात, मुआशरत, इसकी बात करते हुए शर्म नहीं आती। ये रूलिंग करप्ट इलीट जो है ना, करप्ट रूलिंग इलीट, आप जरा इनका शाखसाना चेक कर लें। ये जब सरकार में आते हैं इंसान को इंसान नहीं समझते, अपोजिशन में भी रहकर इंसान को इंसान नहीं समझते। आप इनसे क्या तवक्को करते हैं। मैं एक बार इतना कहूं, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। गुलाम सरवर खान साहब, वो कहते हैं हकायक के मुताबिक देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से जीती है। मैं खुले दिल और जहन के साथ अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूं। गुलाम सरवर खान साहब, सर ये कर लिया आपने, हैट्स ऑफ टू यू, कैसे कर लेते हो। आगे जी, मरियम औरंगजेब साहबा, शहबाज शरीफ साहब के बारे में परवेज इलाही साहब के अल्फाज शदीद काबिल मुजम्मत है। शहबाज शरीफ जैसा वफादार भाई अल्लाह सबको दे। बड़ा ही वफादार भाई नु खुडे लैन लवाता, जिसकी खिदमत वफा और अवामी खिदमत आया है। वफा करने वफा ना करने वालों का माजी और हाल सब कुछ बता रहा है। यह बयान उनकी ज़हनी हालत की अक्कासी करता है। ये है जी मरियम औरंगजेब साहबा। बीबी कैसे कर लेते हो यार, क्या आपको भी पोजीशन मिल ही जाएगी कोई ना कोई। अब जरा आ जाते हैं एहतजाज की कॉल के ऊपर और सिस्टम और नौजवानों के ऊपर। एहतजाज की कॉल बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कल कितने लोग निकलते हैं और कितने पुरअमन रहते हैं। और यकीनन पुरअमन एहतजाज होता है, लेकिन कोई मौके का फायदा भी उठा सकता है, और बहुत सारे ऐसे अनासर शामिल हो भी चुके हैं, तो ऐसा ना हो कि उसका नुकसान पीटीआई को हो। दूसरा, सिस्टम वर्सेस 25 करोड़ अवाम। 25 करोड़ अवाम
की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है और नौजवान सिस्टम से शदीद खाइफ है। आप एक्साइज से लेकर नॉर्मल किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर चले जाएं, आपको हर जगह करप्शन का बाजार नजर आएगा। करप्शन का बाजार, अवाम तंग है, उनको पता है कि इक़्तिदार में आने वाले लोग ही करप्ट है, तो नीचे वाले कैसे करप्ट ना रहे। हर जिसको जहां मौका मिलता है वहां हाथ धोता है। उन्हें अगर यहां पर उम्मीद की कोई किरण नजर आती है तो वो शख्स नजर आता है जो इनसे कम से कम बेहतर है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उसकी सपोर्ट में खड़े हैं और पिछले 2 साल से खड़े हुए हैं। तो दो चीजें हैं, या तो सिस्टम पब्लिक के आगे सरेंडर करेगा या पब्लिक सिस्टम के आगे सरेंडर करेगी, इसके अलावा बीच में रास्ता कोई नहीं है। अगर होता तो अब तक निकल चुका होता। मारे खाई लोग, नंगे हुए, पिटे, फिर भी बोलना नहीं छोड़ रहा है। या तो फिर सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर। ये सारी सिचुएशन जो है वो टग ऑफ वार की जानिब बढ़ रही है और इससे निकलने की शदीद जरूरत है। और जरूरत इस अम्र की भी है कि अगर हालात अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट के ऊपर है या किसी बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत के पार्ट के ऊपर है या किसी भी शख्सियत के पार्ट के ऊपर है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी में बड़ाई है और इसी में ही अपनी खुलासी भी है। आज के व्लॉग से इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, दुआ में याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।